नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। यह खबर दिल्ली राजधानी की है और पोल्यूशन की है, क्योंकि राजधानी दिल्ली लगातार प्रदूषण की मार झेल रही है। धूल धुएं के कारण बने स्मॉग के चलते दिल्ली की आबो हवा बहुत खराब है। दिल्ली की हवा में सांस लेना मुश्किल है। लोगों को दिल्ली में सांस लेने में परेशानी हो रही है। आंखों में जलन की शिकायतें लगातार आ रही हैं और AQI यहां पर एवरेज यानी कि औसत AQI 386 तक पहुंच गया है, यानी कल से कुछ बेहतर, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद खतरनाक। दिल्ली के साथ NCR के इलाके भी जहरीली हवा की चपेट में हैं, यानी कि नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम। धूप और हल्की हवा ने दिल्ली को जहरीली हवा से थोड़ी राहत दी है। आसमान में छाई धुंध कम हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से नीचे आया है, लेकिन सेहत के लिए ये भी बेहद खतरनाक स्तर है। राजधानी में पिछले 4 दिनों के एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा देखिए। 11, 12 और 13 नवंबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर था। आज दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से नीचे आया है। मौसम विभाग के मुताबिक हवाओं के चलने से 2 से 3 दिन स्मॉग से राहत मिल सकती है। स्मॉग आज काफी कम है। मौसम विभाग का कहना है कि जिस तरह से हवाएं चल रही हैं और धूप निकल रही है, इस वजह से जो स्मॉग की चादर है वो दिल्ली में आज काफी कम है। इसलिए अक्षरधाम आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हवा अब भी जहरीली बनी हुई है। हाल यह है कि घर के बाहर हो या अंदर, दिल्ली की दम घोटू हवा से कहीं भी राहत नहीं है। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ आजकल रेड बुल महिला बैडमिंटन का टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें देश के कई राज्यों से महिला खिलाड़ी आई हैं। ये इंडोर स्टेडियम है, लेकिन यहाँ भी प्रैक्टिस के दौरान सांस जल्दी फूलने लगती है और आंखों में जलन होने लगती है। ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है और दिखता बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखता है। आंखों में जलन भी हो रही है, सांस लेने में थोड़ी बहुत। आउटडोर वी गो फॉर ट्रेनिंग। ओके, तो उस टाइम विजिबिलिटी कैसा रहता है? इन अर्ली मॉर्निंग इट्स 0 अनलेस अंटिल देयर इज सनशाइन इन द इवनिंग और एन आफ्टरनून टाइम। दिल्ली के साथ साथ NCR का पूरा इलाका इस वक्त प्रदूषण की मार झेल रहा है। गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम की हवा भी कम जहरीली नहीं है। आंकड़े देखिए, गुरुग्राम को छोड़कर बाकी जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से ज्यादा है। तय है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में सांस लेना जिंदगी नहीं, मौत का सौदा है। ये जहरीली हवा हर उम्र के लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण का शिकार होने वाले लोगों के लिए ये मुसीबत बढ़ाने वाली है। कि जो पोल्यूशन का लेवल है निश्चित रूप से बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और हमने देखा है कि पोल्यूशन की वजह से काफ़ी सारे जो बीमारियां हैं वो बहुत खतरनाक स्तर पर होने की वजह से बुजुर्गों में, बच्चों में, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में, और वो पेशेंट जिनको कि सांस की तकलीफ है, या वो पेशेंट जिनको कि पहले से कोविड हो चुका है, उनकी समस्याएं बढ़ गई हैं। हमने देखा है कि हमारे इमरजेंसी में, OPDs में और वार्ड्स में कुछ पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनको कि सांस में तकलीफ हो रही है, जिनको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस हो रही है, और उसकी वजह से उनका ऑक्सीजन का लेवल है वो भी कंप्रोमाइज हो रहा है, डिप हो रहा है, और उनको हमें इवन नेबुलाइजेशन करने की आवश्यकता हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिन के बाद हालात कुछ बदल सकते हैं। हम अगर न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स से जाते हैं, जैसे वेदर प्रेडिक्शन का जो मॉडल्स हैं, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि अगले 3-4 दिन में कोई चेंज नहीं होने वाला है। विंड्स काम रहेंगे, 10 नॉट के बिलो विंड स्पीड रहेगा, और थोड़ा नॉर्थ वेस्टर्ली विंड
प्रिवेल करेगा दिल्ली के ऊपर। जहां तक सवाल है विंड स्पीड का, अगर 10 नॉट के कम विंड स्पीड का बात करें तो लगभग आप कह सकते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में एटमॉस्फेयर है। इसमें बहुत ज्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं आएगा। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर के लोग हर साल इस परेशानी से जूझते हैं। हर साल प्रदूषण कम करने को लेकर चलने वाली बहस और चर्चा समय की धुंध में गुम हो जाती है। अमरदेव कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। धूप और हल्की हवा से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कुछ कम अवश्य हुआ है, लेकिन ये अब भी बेहद खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कल सख्त टिप्पणी की थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी बैठक बुलाकर बड़े फैसले का ऐलान किया। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर तक के लिए सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी। एक हफ्ते के लिए दिल्ली के सभी स्कूल बंद कर दिए गए और ये सब कुछ किया गया पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण को कंट्रोल नियंत्रित करने के लिए। सेहत के लिए सुबह की सैर, फिलहाल दिल्ली वालों के लिए ये मशवरा ठीक नहीं है। मैदान में दौड़ लगाना और पार्क में बच्चों का खेलना, इन सब पर प्रदूषण का पहरा है। प्रदूषण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साइकिल की सवारी करते नजर आए। अपने हिस्से का प्रदूषण थोड़ा कम करें। आप बाइक चलाते हैं, आप अपनी कार से जाते हैं, तो थोड़ा साइकिल चलाइए। साइकिल चलाएंगे तो फिट भी रहेंगे और साथ साथ में अपने हिस्से का पॉल्यूशन एक दिन तो कम करें। पॉल्यूशन बहुत बड़ा चैलेंज है सबके लिए। सिर्फ पॉलिसी से ठीक नहीं हो सकता है, पॉलिसी से मदद हो सकती है, बट सबके अंदर एक कमिटमेंट, सबके अंदर एक एक्शन प्लान आना चाहिए। दम घुटती दिल्ली के हालात को लेकर एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर को आपात स्थिति वाला बताया। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण पर काबू पाना जरूरी है। इसके लिए गाड़ियों पर रोक लगाने या लॉकडाउन जैसे उपायों पर भी विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर आपात बैठक बुलाई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में मंत्रियों और अधिकारियों की साझा बैठक हुई थी। बैठक में दिल्ली के अंदर प्रदूषण के हालात पर चर्चा हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि दिल्ली के सभी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन क्लास ली जा सकती है। पहले से तय परीक्षाओं को इस फैसले से छूट दी गई है। आज से 17 नवंबर तक दिल्ली में चल रहे सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। हालात की समीक्षा के बाद आगे अनुमति दी जाएगी। दिल्ली सरकार के सभी सरकारी दफ्तर और निगमों के दफ्तर 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। सभी अधिकारी घर से कार्य करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी सभी विभाग खुले रहेंगे। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि राजधानी में एंटी डस्ट कैंपेन शुरू किया गया है। 1 महीने तक हर निर्माण स्थल की निगरानी होगी और नियम तोड़ने पर जुर्माना या रोक भी लगाई जा सकती है। दिल्ली के अंदर जो सिचुएशन है इसको कंट्रोल करने के लिए जो है जितने 17 तारीख तक जितने कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वर्क है उसको बंद किया गया है, जिससे कि जो धूल प्रदूषण का मात्रा होती है उसको कम किया जा सके। दिल्ली के अंदर सभी सरकारी जो ऑफिसेज हैं उनको वर्क फ्रॉम होम किया गया है। स्कूलों को, कॉलेज को, इंस्टीट्यूट्स को बंद किया गया है, जिससे कि जो व्हीकल जो पोल्यूशन होता है उसको रोका जा सके। इसलिए इमरजेंसी सिचुएशंस पैदा होने पर ही सरकार ने इमरजेंसी मेजर लिए हैं। दिल्ली सरकार के फैसले पर अमल दिखने लगा है। दिल्ली में बन रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर भी मजदूर नदारद थे। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देख इस प्रोजेक्ट को भी 3 दिन तक के लिए फिलहाल रोक दिया गया। गैस चेंबर बनी राजधानी और पूरे एनसीआर के लिए रविवार का दिन थोड़ा बेहतर है। वो इसलिए भी क्योंकि शनिवार की देर शाम से थोड़ी बहुत हवाएं चली हैं। हवाओं की तेज रफ्तार के चलते जो स्मॉग था आसमान में, लगभग काला धुआं चारों ओर जमा हुआ, वो काफी हद तक छंट गया है। विजिबिलिटी भी ठीक हो गई है और इसीलिए रविवार की सुबह आप बेहतर सांस ले सकते हैं। हालांकि ये स्वच्छ हवा नहीं है, अभी भी हवा में टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, जिसकी वजह से अभी भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पुअर कैटेगरी में है। अगर ये हवा जो कि चारों ओर चल रही है वो अगर चलती रही तो अगले 2 से 3 दिन में हो सकता है स्मॉग पूरी तरह छंट जाए। 15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के मुद्दे पर अगली सुनवाई है। सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने वाले उपायों की जानकारी देंगे। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार लॉकडाउन को लेकर भी प्रस्ताव तैयार कर रही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा।
और कोर्ट के निर्देश के मुताबिक आगे का फैसला लिया जाएगा। सुशांत मेहरा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस प्रदूषण से कैसे निपटा जाए। अब से कुछ देर पहले हमारी साथी मल्लिका ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से इस बारे में संबंध में बातचीत की। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खतरे को लेकर क्या है दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान? इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका आज तक पर। सर, दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर इमरजेंसी सिचुएशन बनी हुई है। कौन कितना जिम्मेदार, किस राज्य की कितनी गलती से ऊपर उठकर अब बात सोल्यूशन की करनी होगी। ये जो प्रदूषण की समस्या है दिल्ली में, ये एक लाइलाज बीमारी की तरह क्यों बन गई है सर? नहीं, ये लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका इलाज दिल्ली के अंदर हो रहा है। और अगर ओवरऑल आप देखें तो दिल्ली के अंदर पिछले 6-7 सालों में 25% पोल्यूशन कम हुआ है। लेकिन अगर आप सितंबर अक्टूबर के महीने में देखें तो ये पोल्यूशन के स्तर दिल्ली के अंदर काफी कम था। लेकिन जो ठंड बढ़ने के साथ साथ ये जो सिचुएशन पैदा होती है, उसमें दिल्ली का अंदर का प्रदूषण और जो बाहर से प्रदूषण आता है पराली का, दोनों मिल करके सिचुएशंस को काफी गंभीर बना देते हैं। और इस समय इमरजेंसी सिचुएशन बनी है। इसीलिए कल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इमरजेंसी निर्णय लिए कि अभी दिल्ली के अंदर जो सिचुएशन है इसको कंट्रोल करने के लिए जो है जितने 17 तारीख तक जितने कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वर्क है उसको बंद किया गया है, जिससे कि जो धूल प्रदूषण का मात्रा होती है उसको कम किया जा सके। दिल्ली के अंदर सभी सरकारी जो ऑफिसेज हैं उनको वर्क फ्रॉम होम किया गया है। स्कूलों को, कॉलेज को, इंस्टीट्यूट्स को बंद किया गया है, जिससे कि जो व्हीकल जो पोल्यूशन होता है उसको रोका जा सके। इसलिए इमरजेंसी सिचुएशंस पैदा होने पर ही सरकार ने इमरजेंसी मेजर लिए हैं। जी, दिल्ली में जो इस वक्त हालात है वैसे वो हर साल बनते हैं, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया है लॉकडाउन पर, क्या उस पर विचार किया जा रहा है या फिर कोई और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लेकर आप आने वाले हैं? नहीं, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे तो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे साल भर काम कर रही है सरकार। दिल्ली के अंदर जितने पोल्यूटेड जो इंडस्ट्री थी उनको करीब 1,500 से ज्यादा इंडस्ट्री को शिफ्ट कर दिया गया पीएनजी पे। दिल्ली के अंदर 24/7 हम बिजली की सप्लाई करते हैं। जो जनसेट का पोल्यूशन होता था उसको कंट्रोल किया है। दिल्ली के अंदर जो है इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लेकर आए हैं कि जिससे फ्यूचर में लॉन्ग टर्म जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अभी जो इमरजेंसी मेजर्स की जरूरत है इमरजेंसी सिचुएशन में, उसको सरकार ने लिया है। जहां तक लॉकडाउन की बात है उसके लिए कल मुख्यमंत्री जी ने ये बात बोला था कि हम उसके लिए अपना जो एक तैयारी कर रहे हैं और वो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अनुरूप फिर हम आगे की उसकी कार्य योजना बनाएंगे। जी, AQI का जो इस वक्त लेवल बना हुआ है उसे तत्काल कम करने की जरूरत है। और आज सुबह डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इलेक्ट्रिक साइकिल पर सफर करते नजर आए। क्या संदेश देना चाह रही है सरकार? नहीं, सरकार का एक ही संदेश है कि हम सब लोगों को मिल करके हर तरह से अपने हिस्से के प्रदूषण को कम करने की जरूरत है। देखिए, दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण पैदा होता है, बाहर से जो पोल्यूशन आता है वो अलग है, लेकिन दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन होता है वो हम सब मिलके ही पैदा करते हैं। तो हम सब लोग इस कंट्रीब्यूट करते हैं जो ये पोल्यूशन होता है। इसलिए जितने तरह के जो व्हीकल पोल्यूशंस हैं उनको हम जितना कम कर पाए इस समय, उतना ही जो है हम अपनी हवा को साफ कर पाएंगे। जी सर, आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि भूपेंद्र यादव जी को जो राजधानी में इमरजेंसी सिचुएशन पोल्यूशन को लेकर बनी हुई है उसको लेकर आपने 2 बार खत लिखा, लेकिन आपको जवाब नहीं आया। साथ ही आपने लोगों से भी अपील की कि सोशल मीडिया पर जाकर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से कहें कि वो एक्शन ले। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। दिल्ली के अंदर का देखिए जो पोल्यूशन है उसके लिए सरकार इमरजेंसी मेजर ले रही है। मैंने इसलिए निवेदन किया था कि इस इमरजेंसी सिचुएशंस में जो सराउंडिंग एनसीआर के स्टेट हैं उनको मिल करके भी ज्वाइंटली भी एक्शन लेने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर वो मीटिंग होती है और ज्वाइंट एक्शन प्लान बनता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा।
पूर्वोत्तर में त्रिपुरा से एक चिंगारी भड़की और इस चिंगारी ने देखते ही देखते करीब 3,500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र को झुलसा डाला। जहां महाराष्ट्र में स्थिति कुछ ऐसी ही है। पिछले 3 दिन से यहां के 4 से 5 जिले हिंसा और आगजनी की चपेट में हैं। अमरावती में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में क्या हुआ क्या नहीं, इसका कोई पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन त्रिपुरा के नाम पर महाराष्ट्र को खुलेआम आग में झोंक दिया गया। नांदेड़, वाशिम, नासिक, अमरावती, एक एक करके महाराष्ट्र के जिले उस घटना के नाम पर सुलगने लगे जिसका न कोई पता था न ठिकाना। पिछले 3 दिनों में दुकानें बंद हुई, बाजार बंद हुए, प्रदर्शन हुए, पथराव हुआ, आगजनी हुई, लाठीचार्ज हुआ और आज नौबत कर्फ्यू तक आ गई। शुक्रवार और शनिवार के दिन हुई हिंसा की घटनाओं के बाद अमरावती में अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। सेंसिटिव इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सरकार ने आम जनता से अपील करी है कि वो शांति बनाए रखे। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने यह भरोसा दिलाया है कि हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। कुल मिलाकर प्रशासन का कहना है कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है लेकिन नियंत्रण में है। शनिवार शाम से अमरावती में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। शनिवार को चित्रा चौक, कॉटन मार्केट और कोतवाली इलाके में पथराव हुआ था। हिंसा के मामले में कोतवाली पुलिस ने 11 FIR दर्ज की है। 40 धारा लगाई है। स्वयं CP से और हमारा सब स्टाफ अदर डिस्ट्रिक्ट का भी आया है। अभी नागरिकों से यही आह्वान है कि वो शांतता से ले। सब जगह हर जगह पुलिस तैनात है, बंदोबस्त लगा हुआ है। सर मुझे बोलिए कि कहाँ से कुमक बुलाई है? सब रेंज से, नागपुर रेंज, अमरावती रेंज से बुलाई है। अमरावती की ये तस्वीरें सबूत हैं इस बात की कि किस तरह लोगों की भीड़ बिना बात के उन्मादी हो जाती है। जिस बात का सिर पैर पता नहीं, उसके लिए अमरावती में 2 संप्रदायों के लोगों ने सड़क पर खूनी जंग छेड़ दी। घटना को कवर करने पहुंचा एक स्थानीय पत्रकार भी इस नफरत की हिंसा में झुलस गया। नहीं लगाया, डॉक्टर के पास नहीं गए क्या? डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के पास ले जाओ, अपने गाड़ी में ले जाओ। ये पैरी तक के घर तक के अंदर घुसने की कोशिश। हमारे जिले को पिछले कई साल से हम लोग एक इंडस्ट्रियल जिला करके हम लोग इसकी प्रतिमा यहाँ पे बढ़ा रहे और ऐसे माहौल में यदि ऐसा कुछ होता है, जो कल हुआ वो भी निंदनीय है और जो आज हुआ वो भी निंदनीय है। लेकिन जो हो गया वो हो गया, इसके बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल शुक्रवार को त्रिपुरा के नाम पर मुस्लिम संगठनों ने बंद बुलाया था। बंद के दौरान जमकर तोड़फोड़ और मारपीट की गई। इसके विरोध में शनिवार को बीजेपी ने बंद बुलाया और जुलूस निकाला। बीजेपी के जुलूस के दौरान भी उपद्रव और हिंसा हुई, लेकिन शनिवार को पुलिस मुस्तैद थी। पुलिस ने बीजेपी के जुलूस पर लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन सरकार करके लॉ एंड ऑर्डर रखने की जिम्मेदारी सरकार की है और हर समाज को एक न्याय देने का काम करने की आवश्यकता है। जब जो घटना घटी नहीं त्रिपुरा में, उसकी अफवाह के ऊपर या दंगा फसाद हुआ, तभी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अमरावती में वो एक्शन को रिएक्शन के लिए बंद था, तभी सब दलीय लोग रोड पे उतरे थे। हिंदुत्ववादी जनता रास्ते पे उतरी और वहाँ जो चीज़ हुई उसकी हम समर्थन नहीं करते, लेकिन उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जो कल हुआ नहीं। सांप्रदायिक आग में सुलगते महाराष्ट्र के एक नहीं कई गुनहगार हैं। सवाल यह है कि क्या सभी की पहचान हो पाएगी? पहचान हो भी गई तो क्या इन्हें कानून की चौखट तक लाया जाएगा? अमरावती से धनंजय साबले और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में जो हुआ और जो हो रहा है वो वाकई आंखें खोल देने वाला है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस दौर में जितना आसान सूचना पहुंचाना है, उतना आसान अफवाह को फैलाना या भड़काना भी है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र हिंसा के पीछे भी अफवाहों की साजिश
महाराष्ट्र के इस कदर सुलगाने के पीछे सोची समझी साजिश तो है, लेकिन इसके असल सूत्रधारों के चेहरों पर अभी भी पर्दा पड़ा है। जिस पर भी शक की सुई घूमती है, वही दूसरों की ओर उंगली घुमा देता है। आरोपों के दायरे में सबसे पहले आया रजा एकेडमी नाम का मुस्लिम धार्मिक संगठन। शुक्रवार को अमरावती में बंद के दौरान जो तोड़फोड़ हुई, वो बंद रजा एकेडमी ने ही बुलाया था। आरोप ये भी है कि अगरतला के फर्जी वीडियो और फोटो के जरिए लोगों को भड़काया गया, लेकिन रजा एकेडमी के कर्ता धर्ता इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। जो हिंसा करवाता है वो तो जिम्मेदारी लेता नहीं, जो फसाद करवाता है वो तो जिम्मेदारी अपने को लेता नहीं। और हमने तो रसूलुल्लाह के नाम पे बंद करवाया था और फसाद की जिम्मेदारी हम लें, ये कौन सी बात है? फसाद से दूर दूर का कभी हमारा ताल्लुक नहीं रहा। अब दुकान हमने बोला बंद करने के लिए, अब उसके अंदर चोरी हो गई तो उसके अंदर हमारी जिम्मेदार क्या है? वो चोर को पकड़ा जाए। हमने तो बोला था दुकान बंद करने के लिए ना, चोरी करने के लिए नहीं बोला था। तो जो चोर है उसको पकड़ो आप। तो जिन लोगों ने फसाद किया है उनको बिल्कुल न बख्शा जाए। 1978 में शुरू हुई रजा एकेडमी सुन्नी मुस्लिम समुदाय का संगठन है, जो कई बार विवादों में आ चुका है। इसी साल रजा एकेडमी ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ फतवा जारी करने की मांग की थी। 2012 में मुंबई के आजाद मैदान में हुए दंगों में रजा एकेडमी के 17 लोगों के खिलाफ नामजद FIR हैं। रजा एकेडमी ने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ भी हिंसक प्रदर्शन किए थे। इसी संगठन ने 1988 में लेखक सलमान रश्दी के खिलाफ भी फतवा जारी किया था। प्रतिक्रिया देने की ये कोई तरीका होता है क्या? कभी तो सोचो, हमें भी खबरें मिलती रहती है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, तो हिंदुस्तान का हिंदू रास्ते पर नहीं आया ना। घटना उस देश में घटी, वही भूमिका आपको भी लेनी है। सच्चाई है झूठ है उसका पता करो, और अगर सच है तो आपको निषेध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन निषेध करते समय दूसरों को तकलीफ देने का अधिकार नहीं दिया। महाराष्ट्र में नक्सल ऑपरेशन के विरुद्ध सबसे बड़ी सफलता मिली। स्पेशल कमांडोज की टीम ने 10 घंटे के ऑपरेशन के बाद 50 लाख के इनामी समेत 26 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलियों के विरुद्ध हाल का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन में C-60 के हमारे 4 जवान घायल भी हुए हैं। महाराष्ट्र की जांबाज खाकी का जबरदस्त एक्शन। नक्सलियों पर कहर बनकर टूटे कमांडो। भीषण एनकाउंटर में नक्सलियों पर करारा वार। 26 नक्सली मारे गए, 50 लाख का इनामी भी ढेर। नक्सलियों के खिलाफ शूरवीरों का ऑपरेशन C-60। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सरहद पर यही है वो गढ़चिरौली इलाका। नक्सल प्रभावित इस जिले में शुक्रवार की सुबह नक्सलियों के लिए बुरी खबर लेकर आई, जब महाराष्ट्र पुलिस के स्पेशल कमांडो की फोर्स C-60 ने नक्सलियों को घेर लिया और इसके बाद शुरू हो गई दोनों तरफ से भीषण लड़ाई, लेकिन इसमें खाकी कमांडो भारी पड़े। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही C-60 का नक्सलियों से सामना हो गया। सिर्फ नक्सलियों से लड़ने के लिए बनी इस कमांडो फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया। करीब 10 घंटे का जबरदस्त एक्शन जब खत्म हुआ तो 26 नक्सलियों की लाशें बरामद हुई। कई नक्सलियों की पहचान कर ली गई है, बाकी की पहचान का काम जारी है और मौके पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मारे गए नक्सलियों में 20 पुरुष और 6 महिला नक्सली शामिल हैं। एनकाउंटर हुआ, उसमें कम से कम 26 नक्सलाइट्स मारे गए हुए, उसमें 20 पुरुष हैं, 6 महिलाएं हैं। और ये गढ़चिरौली पुलिस ने कंफर्म किया है अभी, तो इसमें मिलिंद तेलतुंबड़े भी है। हाँ, मैं बिल्कुल, महाराष्ट्र पुलिस हमेशा ऐसी कार्रवाई करती रहती है, बड़ी बड़ी कार्रवाई करती रहती है और ये एकदम किसी को भी अभिमान लगे ऐसा एक कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस ने की है और इसके लिए मैं महाराष्ट्र पुलिस का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये ऑपरेशन कितना अहम था, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। ये कुख्यात नक्सली कमांडर मिलिंद तेलतुंबड़े उर्फ सहयाद्री है, जिस पर पूरे 50 लाख का इनाम था।
नक्सलियों की लिस्ट में 15वें नंबर पर उसका नाम दर्ज था। तेल तुमड़े कोरेगांव दंगा केस का वो मुख्य आरोपी है। 2019 के आईडी धमाके में भी उसकी तलाश रही है। गोरिल्ला युद्ध में उसे माहिर माना जाता था। वो इसका ट्रेनिंग देता था। उसकी पत्नी भी माओवादी संगठन से जुड़ी रही है। 2011 में उसे गिरफ्तार किया गया था। एनकाउंटर मुंबई से 920 किलोमीटर दूर गढ़चिरौली के घने जंगलों में हुआ। नक्सलियों के पास हथियारों का जखीरा मौजूद था। कुल 29 हथियार अब तक बरामद किए जा चुके हैं। जरा नक्सलियों से बरामद हथियारों की लिस्ट पर गौर कीजिए। 5 AK-47, ग्रेनेड लॉन्चर लगी 1 AK राइफल, 1 इंसास, .303 की 3 गन, 12 बोर की 9 गन और 1 पिस्टल शामिल है। जिस गढ़चिरौली इलाके में एनकाउंटर हुआ वो आने जाने के लिहाज से दुरूह माना जाता है, लेकिन C-60 कमांडो दस्ता इलाके से अच्छी तरह से वाकिफ था। हालांकि इस ऑपरेशन में पुलिस के 4 कमांडो घायल हो गए। सभी को एयरलिफ्ट करके नागपुर के ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के क्रिटिकल केयर कॉम्प्लेक्स में भर्ती कराया गया है। अब जरा इस ऑपरेशन को लीड करने वाले कमांडर सौम्या मुंडे से मिल लीजिए। उन्हीं की अगुवाई में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, तभी मुठभेड़ शुरू हुई। सौम्या मुंडे एडिशनल SP हैं। वो IIT पास आउट हैं, बाद में IPS बने। नक्सलियों के शवों को गढ़चिरौली के जिला अस्पताल में लाया गया है, जहां उनका पोस्टमार्टम होगा। महाराष्ट्र में कम से कम इस दमदार ऑपरेशन से नक्सलियों की कमर टूटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। नक्सली भले ही 9 राज्यों में सक्रिय हों, लेकिन सच्चाई तो यह है कि नक्सलियों का दायरा और जुर्रत दोनों बहुत तेजी से घट रही हैं। केंद्र के साथ मिलकर विभिन्न नक्सल प्रभावित राज्यों ने ऐसा एक्शन शुरू किया कि बीते कुछ सालों में नक्सलियों की कमर टूट गई। हमलों से लेकर मौतों तक के आंकड़े बता रहे हैं कि नक्सली अब बुरी तरह से पस्त हैं, हारे हुए हैं। चालीस साल, 16,000 मौतें, 9 राज्यों में असर, 53 जिलों में नेटवर्क, लाल खतरा। वोट की ताकत के बूते पर नहीं, बल्कि हथियार बंद संघर्ष के जरिए सत्ता हासिल करने की एक सनक, एक पागलपन का नाम है नक्सलवाद। वो गुमराह लोग जो अपने ही देश के खिलाफ, अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक गैर जरूरी, गैर वाजिब जंग। और भले ही असर घट रहा हो, लेकिन आज भी देश के कई राज्यों में नक्सलियों की मौजूदगी है। भारत के नक्शे पर देखिए कहां कहां है नक्सलियों का असर। झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और केरला। ये फहरिस्त 9 राज्यों की है। जिस दिन महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सरहद पर C-60 नाम की कमांडो फोर्स नक्सलियों पर गोलियां बरसाकर उनको ढेर कर रही थी, ठीक उसी दिन बिहार के गया में नक्सलियों ने 4 बेगुनाह लोगों को मौत की नींद सुला दी। लोकतंत्र के खिलाफ वर्षों से डटे ये अतिवादी अपने ही देश के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसका अंजाम मौत ही हो सकता है। लेकिन भले ही नक्सली आज भी देश के 9 राज्यों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, लेकिन राज्य सरकारों की मजबूत इच्छा शक्ति से उनके हौसले पस्त हुए हैं। पुलिस और स्पेशल फोर्स ने नक्सलियों को नाको चने चबवा दिए हैं। महाराष्ट्र पुलिस लगातार कोशिश करती रही है कि महाराष्ट्र से नक्सल मूवमेंट पूरी तरह से खत्म हो। लगातार हमले भी हमारे पुलिस बल पे होते रहे, कई जवान शहीद भी होते रहे, लेकिन जिस तरह का ऑपरेशन आज हुआ है उसमें बड़ी सफलता पुलिस बल को मिली है। हम सभी पुलिस वालों को बधाई देने का काम करते हैं। नक्सली हिंसा को समाप्त करने के लिए हमारा अभियान पूरी दृढ़ता से जारी रहेगा। बेशक नक्सलियों के गिने चुने दिन बाकी हैं, आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। नक्सलियों की हरकतें और दायरा लगातार सिमट रहा है। सिर्फ गढ़चिरौली के 2 मामले देख लीजिए। 23 अप्रैल 2018 को यहाँ 40 नक्सली ढेर किए गए और कल एक बार फिर 26 नक्सली यहाँ मारे गए।
नक्सलियों के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय की अगुवाई में लगातार एक्शन हो रहा है। हर राज्य में नक्सलियों पर निशाना साधा जा रहा है। 2010 में 96 जिले नक्सल प्रभावित थे। 2020 में इनकी तादाद सिमटकर 53 रह गई। 85% केस अकेले 25 जिलों में हैं। कुछ दिनों पहले ही 26 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल मामले पर एक अहम बैठक की थी। इसमें बताया गया था कि नक्सली घटनाओं से लेकर कत्ल के मामले में लगातार कमी हुई है। मामले 23% और नक्सल हमलों में मौतें 21% घटी है। 2009 में सबसे ज्यादा 2258 नक्सली हमले हुए। 2020 में ये तादाद 665 रह गई। इसी तरह नक्सली हमले में मौतों के मामले 2010 में सबसे ज्यादा 1005 थे, लेकिन 2020 में ये तादाद 183 पर सिमट गई। नक्सली सिमटते जा रहे हैं। लोगों का समर्थन उनको अब नाम मात्र का रह गया है। हमलों की तादाद पर गौर कीजिए। 2009 और 2010 सबसे खराब रहे, जब 2258 और 2213 हमले हुए। 2011 में हमले 1760 हुए। 2012 में 1415 और 2013 में हमले 1136 हुए। तादाद घटती रही। 2014 में 1091 हमले हुए। इसके अगले साल 1089 और 2016 में ये तादाद 1048 रही। 2017 में 908 हमले हुए। इसके बाद 2019 में ये तादाद 670 पर सिमट गई। 2020 में 665 हमले हुए, जबकि इस साल 349 हमले हुए। हर राज्य में खास फोर्स नक्सलियों के खिलाफ लगातार जुटी है। एक के बाद एक नक्सली ढेर होते जा रहे हैं और शायद वो दिन दूर नहीं जब नक्सली इतिहास बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। मणिपुर में उग्रवादियों के कायराला हमले में असम राइफल्स के हमारे 5 जवान शहीद हो गए, जिनमें 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी शामिल हैं। इस हमले में कर्नल त्रिपाठी की पत्नी और बेटे की भी मौत हो गई। यह हमला म्यांमार बॉर्डर के पास हुआ, जिसमें उग्रवादियों ने घात लगाकर असम राइफल्स के काफिले पर आईईडी ब्लास्ट किया। ये मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए उग्रवादी हमले के बाद की तस्वीरें हैं। यहां से घायल जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल ले जाया गया। इस हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 5 जवान मारे गए हैं, जबकि कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और 5 साल के बेटे आशीष त्रिपाठी की भी इस हमले में मौत हो गई। ये घटना चुराचांदपुर जिले के सिंघट में हुई, जो म्यांमार बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, जहां उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर आईईडी अटैक किया। इस हमले को उस समय अंजाम दिया गया जब 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर फॉरवर्ड कैंप से वापस बटालियन मुख्यालय लौट रहे थे। उस समय उनके काफिले में कर्नल त्रिपाठी की पत्नी और बेटा भी मौजूद था, जिनकी इस हमले में मौत हुई। जानकारी के मुताबिक पहले उग्रवादियों ने आईईडी ब्लास्ट किया और उसके बाद काफिले पर फायरिंग भी की। जानकारी के मुताबिक सेना की जवाबी कार्रवाई में हमलावर उग्रवादियों के भी घायल होने की खबर है। इस हमले में असम राइफल्स के 4 जवान घायल हुए हैं। उन्हें गोलियां लगी हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह भी घायल जवानों का हालचाल जानने पहुंचे। I have learned that some militant terrorist group have ambushed and killed one Assam Rifles officer along with his family, and it is very unfortunate, and I strongly condemn this type of cowardly act. He was traveling along with his family, the Assam Rifles. So this type of act is strongly condemned, and mass combing operation along with the paramilitary forces and the police commandos have started in the area. इस बड़े उग्रवादी हमले में शहीद कर्नल त्रिपाठी की पत्नी और बेटे की मौत हुई।
असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रहने वाले थे। 41 साल के कर्नल त्रिपाठी ने रीवा सैनिक स्कूल से पढ़ाई की। उन्हें डिफेंस स्टडी में एमएससी करने के बाद सेना में प्रमोशन मिला था। कर्नल त्रिपाठी के दादा डॉक्टर किशोरी मोहन त्रिपाठी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनके छोटे भाई अनिल त्रिपाठी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। बहुत ही दुख की बात है कि रायगढ़ का होनहार बेटा विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बालक सभी आतंकवादियों की कायराना हरकत में शहीद हो गए। और मैं तो कल्पना करता हूं उनके माता पिता के, रायगढ़ के वरिष्ठतम पत्रकार हैं श्री सुभाष त्रिपाठी जी, उनकी पत्नी आशा दीदी त्रिपाठी जी, कि उनका कलेजा देखिए कि दो पुत्र दोनों को इस भारत माता की रक्षा के लिए दोनों को फौज में भेज दिया। हमला बहुत कायराना था और इसमें दुख भी लग रहा है कि हमारे रायगढ़ जिला का गौरव भी थे कि हम जो शहीद हुए हैं उन्हीं के लोगों से आज हम सुरक्षित हैं और इसीलिए मैं उनको दिल से याद करती हूँ। मणिपुर में हुई आतंकी घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा है, प्रधानमंत्री ने इस हमले की कड़ी निंदा की है, शहीद सैनिकों और परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने कहा कि शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हमले पर दुख जताते हुए इसे कायराना हरकत करार दिया, साथ ही इस हमले का जवाब देने की बात कही। देखो, जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट का ताल्लुक है, टेररिज्म बहुत बड़े पैमाने पर कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन जब से गलवान में स्टैंड ऑफ हुआ, टेररिज्म फिर उठ के खड़ी हो रही है। इसको एड कर रहा है, अबेट कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, फंड्स दे रहा है चाइना, और हर प्रकार से इसकी कंडेमनेशन हो रही है। एक आर्मी के कॉन्वॉय को हिट किया गया जिसमें कमांडिंग ऑफिसर, उनकी वाइफ और उनका बेटा मारा गया। 4 क्विक रिएक्शन टीम के जवान भी मारे गए। हमारी तरफ से काउंटर एक्शन चल रहा है। बड़ा लाजमी है कि कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में ये जो परपेट्रेटर्स हैं इनको पता लगाया जाए और इनको ढेर किया जाए। अगर जब तक इनको हम ढेर नहीं करते तो वास्तव में देश जो है शांत नहीं रहेगा।